हेलो, मैं मिथिलेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं DNMIT क्लासेस, जो हमारा प्यारा चैनल है। और हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जिसका आज हम लोग 9वां लेक्चर कवर करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है वो कितना होता है, कैसा होता है। इससे पहले हम अच्छी स्थिति में देखा था हमने, और भी बहुत सारे 8 लेक्चर कवर किए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाकर देखिए हमारे चैनल पे, कि अगर आप पीछे से नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथ बने रहिए। और DNMIT क्लासेस में अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप फिज़िक्स को रटना नहीं चाहते, हमारे साथ जो है समझना चाहते हैं फिज़िक्स को, तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पूरा 12th का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। आप अगर हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कल हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा, अच्छी स्थिति में क्या था, इस तरह से कोई वैद्युत द्विध्रुव था जिसके बीच की जो दूरी थी वो 2L थी, और यहाँ पर कहीं एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा गया था P बिंदु पर, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। और आज हमने कल इस तरह से देखा था कि 2L डिस्टेंस पे कोई दो चार्ज रखे थे, जिसके वजह से एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा था। उसकी वजह से इस जगह पे यानी अक्षीय स्थिति में इसी एक्सिस के अक्ष के दिशा में कोई बिंदु था P, वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब हमें कहीं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर कोई आवेश रखेंगे Q0, जिसकी वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन दोनों की वजह से, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से, यानी दोनों आवेशों की वजह से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका आज का पहला टॉपिक, और इसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है इस तरह से, ये हो गया +Q और ये हो गया -Q, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए आपको समान परिमाण तो ठीक है, लेकिन विपरीत आवेश के दो चार्जेस रखने होंगे, दो आवेश रखने होंगे। तो मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी है, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि वैद्युत क्षेत्र मतलब Q0 पर, यानी मान लेते हैं ये बिंदु Q0 है, यहाँ से ये P बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसे एक फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। वो फार्मूला हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा। यानी बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस फार्मूले से निकाली जाती है वो फार्मूला ये है। आप देखिएगा, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी इज इक्वल टू, अब ई नेट कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई नेट से यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से डिनोट करेंगे, बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये हो जाएगा अपना फार्मूला, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यानी बिंदु P पर जितना भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब हमें इस फार्मूले में मान रखना है। कौन कौन सा मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा? हमें E1 ज्ञात करना पड़ेगा। E1 क्या है? पहले आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और E2 हमें ज्ञात करना होगा। E2 क्या है? दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर? बिंदु P पर, ठीक है। तो समीकरण हमने एक इसको मान लिया। अब मान लेते हैं +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है।
हमने आपको डेरिवेशन में ये बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की फार्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। और अगर इस फार्मूले में हर चीज़ रखें, देखिए अगर हम Q रखें, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को रखें Q, और इनके बीच की जो दूरी है तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी और इनके बीच की, इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए एक एंगल है, तब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो आपको 9th से ही ये बात समझाया जाता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरह से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, हमें ये मिल गया। अब लंब क्या है हमारे पास? लंब हमारे पास, अगर ये एंगल थीटा है तो लंब हमारे पास r है, r का स्क्वायर। और अगर हमारे पास आधार l है तो l का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए a है और ये p है, तो AP इज इक्वल टू, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, और वो भी करने में, क्योंकि अगर स्क्वायर दोनों तरफ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ये जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है AP, ये हो जाएगा √r² प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है प्लस Q आवेश के कारण अगर और Q0 के कारण, तो हमें r² की जगह पे इतना रखना पड़ेगा, यानी r की जगह पे अगर हम इतना रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। चलिए हम उसमें वैल्यू रखते हैं E1। अब चूंकि हम E1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये पहला आवेश है जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जब माइनस लिखेंगे, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसे E2 से लिखेंगे। तो E1 की जगह पे अगर हम फार्मूला में ये सब सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं 1/4πε0, Q1 की जगह पे Q की जगह पे हम Q लिखेंगे क्योंकि आवेश तो वही है। r² की जगह पे हम लिखेंगे r² प्लस l²। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे, अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू थी, r का जब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, या फिर अगर हमें यहाँ E1 लिखा गया है तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानते, क्योंकि दोबारा जब हम E2 लिखेंगे तो बात वही पड़ेगी। तो इस तरह से -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर? बिंदु P पर। बिंदु P पर -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता हो? ओवर हीटिंग और डिवाइस वगैरह नहीं। मोबाइल ये गर्म होता। तो -Q के कारण बिंदु P पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमें इसमें जब हम फार्मूला रखेंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का एक ही फार्मूला, इसी में हम फिर से वही वैल्यू रखेंगे Q और E। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु से है, तो यहाँ से भी उसकी दूरी वही होगी और यहाँ से भी उसकी दूरी, क्योंकि ये L ये R, बाद में हमें ये दूरी भी यही मिलेगी, तो हम R की जगह पे यही लिखेंगे, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं B, AP इज इक्वल टू BP जब है तो उनकी जो बीच की दूरी है वो भी यही रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले में रखेंगे E2 इज इक्वल टू, फाइंड आउट करेंगे हम इसी फार्मूले में रखेंगे E2 के लिए 1/4πε0, ये हो जाएगा Q/r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब आप देखेंगे जो हमें E1 की वैल्यू मिली थी वही फिर से E2 की वैल्यू मिल रही है, तो हम लिखेंगे अतः E1 इज इक्वल टू E2। ये तो हमें फाइंड आउट हो गया, यानी जो वैल्यू Q1 के कारण यानी प्लस Q के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो थी इतना थी। अब देखिए इतना था, और
माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इतना है। मतलब अब जो जितना E1 है उतना है E2 है, ये बात आपको पता चली। अब हम समीकरण 1 में E1 और E2 की वैल्यू रखते हैं। समीकरण 1 से आप देखेंगे, समीकरण 1 में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो E1 इज इक्वल टू इतना, यानी ई नेट इज इक्वल टू, यानी प्लस आवेशकीकरण और माइनस आवेशकीकरण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम ई नेट से डिनोट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो ई नेट इज इक्वल टू E1 देखिएगा, E1 हो जाएगा, E1 की जगह पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R, सॉरी E1 की वैल्यू यहाँ R² प्लस L², और यहाँ पर है cos थीटा, ठीक है। अब इसी तरह से हम E2 की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। E2 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² प्लस L²। अब आप देखेंगे यहाँ भी वही वैल्यू है और यहाँ भी वही वैल्यू, और ये cos थीटा था। तो इसे क्या हम 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो E1 था और E2 था दोनों इक्वल थे। अब चलिए, अगर हमारे पास जगह कम पड़ रहा है तो हम ऊपर मिटा लेते हैं, क्योंकि ऊपर अब कोई जगह नहीं है। अगर आप नोट कर लिए हो तो, नहीं नोट किए हैं तो आप दोबारा से उसको बैक करिए, पुश करिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, आप देखेंगे कि ये भी वही है, ये भी वही है। तो हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R² प्लस L² cos थीटा, यानी ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R² प्लस L² का L² cos थीटा। ये आपको मिल गया। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हमने देखा कि ई नेट जो है, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर, वो इतना है। अब आप कहेंगे cos थीटा क्या है? cos थीटा में एंगल तो दिया नहीं रहता है, हम एंगल की जगह पे चलिए कुछ रखते हैं। एंगल की जगह पे हम ये रखेंगे, आप देखिएगा cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है। अब आप सोचेंगे आधार क्या है? आधार हमारे पास है L और कर्ण हमारे पास है R², अंडर रूट का R² प्लस L²। चलिए, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, आधार हमारे पास है L और कर्ण हमारे पास है R² प्लस L² का अंडर रूट, ये हमारे पास है। अब हम cos थीटा की जगह पे अगर हम ये रखें, चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² प्लस L² इंटू cos थीटा की जगह पे हम लिख रहे हैं L/√R² प्लस L², L/√R² प्लस L², ये हमें मिल गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर यहाँ 2 है, यहाँ L है और यहाँ Q है, इसको हम एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हुए चल रहे हैं, इसको हम मिटाते हुए चल रहे हैं। 2QL, इसको हम एक साथ लिख रहे हैं, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L इंटू क्यू, यानी Q इंटू 2L कर सकते हैं, Q इंटू 2L कर सकते हैं, और यहाँ कर सकते हैं
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया, और अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और ये दोनों कहाँ हैं? मल्टीप्लाई में हैं। जी हाँ, मल्टीप्लाई में हैं। तो आप फिर से देखेंगे, तो आप फिर से देखेंगे, ये जो 2 इंटू क्यू इंटू टू एल है, वो P बराबर होता है Q इंटू टू एल, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है, उसे आप देख रहे हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल वैद्युत द्विध्रुव का एक फार्मूला है। वैद्युत द्विध्रुव उसे कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, वो कहते हैं। उसे आप देखेंगे, अगर P इज इक्वल टू होता है Q इंटू टू एल, तो हम इसे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 P अपान, अब देखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट का। अब हमने आपको अच्छी स्थिति में बताया हुआ था कि जो R की वैल्यू होती है, जो R की वैल्यू होती है, जो R की वैल्यू होती है L की तुलना में बहुत कम होती है, क्योंकि हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम में पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव का जो हाँ, जो हमने वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण में पढ़ाया था या फिर वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ाया था, तो हमने कहा था दोनों जो आवेश होते हैं वो बहुत ही नज़दीक रखे जाते हैं, यानी बहुत ही नज़दीक रखे जाते हैं, और ये जो क्यू नॉट रखा गया है वो बहुत दूर रखा गया है इस एल की तुलना में। तो हम क्या करेंगे, ये एल जो होगा उसकी तुलना में जो आर है, नहीं सॉरी, ये जो आर है उसकी तुलना में जो एल है वो बहुत ही कम होता है। तो हम क्या करेंगे, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, एकदम उसको हटा ही देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर, ये हमें ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। तब यहाँ आर स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आर बचेगा, आर बनेगा, और जब आर को इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आर क्यूब लिख रहे हैं। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, वो भी निरक्षीय स्थिति में एनएक्सियल के पोजीशन में, वो इतना है। ठीक है, आपको इससे ये जानकारी मिल रही होगी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति पर, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के, यानी आर क्यूब के, यानी अगर आर क्यूब घटेगा तो ई बढ़ेगा, और आर अगर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा। हमने आज ये पढ़ा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको पक्का एकदम बेहतर तरीके से समझाएंगे। और कमेंट करते रहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो भी हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, उस पर क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, हम उस पर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और आपको तेज़ करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारे साथ आपको फिजिक्स को रटना नहीं है, उसे अच्छे से समझना है। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।